राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीटी और एस्टेट का तरह बहुत काम आओगी। देखो, सबसे पहले भाई जिसकी जेब में भरपूर बापू है उनको गांधी जयंती की शुभकामनाएं, बाकी सभी को लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। पहला प्रश्न देखिए शाबाश। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले में कर मत दो आंदोलन चलाने का काम किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप सभी को पता है महात्मा गांधी के द्वारा चलाने का काम किया गया था। और गांधी जो है, साबरमती आश्रम है महात्मा गांधी का अहमदाबाद के अंदर। ये जो साबरमती आश्रम जो है, साबरमती आश्रम, इसी साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी चलते हैं 78 अनुयायियों के साथ लेकर के। ठीक है, तारीख थी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम से चलने का काम करते हैं। लेकिन आपने याद रखना 12 मार्च को महात्मा गांधी ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा था। ठीक है, कई बार प्रश्न आओ कि नमक कानून जो है या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है कि सविनय विनय के साथ आज्ञा का उल्लंघन करना, मतलब नमक कानून था, वो नमक बना के अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। तो कानून का तुक्का इस तारीख के ठीक 24 दिन बाद जो तारीख आओगी 6 अप्रैल होगी शायद, उस दिन जब नमक बनाने का किया था तो उस दिन वहां पर समुद्र के किनारे दांडी के अंदर जो है वो आंदोलन शुरू होने का काम हुआ था। ठीक है, तो साबरमती आश्रम के किनारे आश्रम से चले थे महात्मा गांधी। 78 अनुयायी थे। महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा करने का काम किया गया था? सरोजिनी नायडू जो है, सरोजिनी नायडू के द्वारा महिलाओं का नेतृत्व इस आंदोलन के अंदर किया गया था। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी को आता है और इस प्रत्येक 13 फरवरी को भारत के अंदर एक दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन होता है वो? राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किसके दिन दिवस के ऊपर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के ऊपर राष्ट्रीय महिला दिवस भारत के अंदर 13 फरवरी को मनाने का काम किया जाता है। जब ये आंदोलन चल रहा था तो पहली प्रश्न आपने एक चीज ध्यान रखने की, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में आंदोलन जो था वो कड़ा चला था। तो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी, वो तारीख थी 10 अप्रैल 1930 की। ठीक है, 10 अप्रैल 1930। तो 10 अप्रैल 1930 को ये जो आंदोलन था हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले ये आंदोलन कड़ा चला था। तो आपने याद रखना रोहतक जिले के अंदर जो था सबसे पहले आंदोलन चला था। ठीक है, रोहतक के अंदर कुआं था, खारा पानी था, उसमें नमक बनाने का काम किया गया था। रोहतक में आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया था? तो आपने याद रखना उस शख्स का नाम लाला सूरजभान जो है उस शख्स का नाम था। ठीक है, लाला सूरजभान के नेतृत्व में रोहतक के अंदर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हरियाणा में सबसे पहले चला गया था। दूसरा एक और प्रश्न आओ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरियाणा की महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा कौन से जिले की थी? ठीक है, तो आपने याद रखना सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी जो थी वो 13 अप्रैल को शुरू हुई थी। और वो 13 अप्रैल जो है 13 अप्रैल को सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी 1930 के अंदर हुई थी। वो जगह कौन सी है? तो वो जगह अंबाड़ा है। और इसी अंबाड़ा के किसानों के द्वारा, अंबाड़ा के किसान जो है, अंबाड़ा के किसानों के द्वारा एक आंदोलन चला गया था। उस आंदोलन का नाम क्या है? कर मत दो। ठीक है, यानी कर मत दो आंदोलन जो है किसके द्वारा चला गया था? तो अंबाड़ा के किसानों के द्वारा कर मत दो आंदोलन चलाने का काम किया गया था। तो सप्तगणी जो लुगाइयां की भूमिका जो थी वो कड़क थी। तो आपने याद रखना अंबाड़ा में सबसे ज्यादा भूमिका लेडीज की थी, आपने ध्यान रखना है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास लिखेगा। जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास लिखेगा। ठोक दो वाह अच्छा बस, तो ध्यान हो जाएगा सारी चीजें। इतनी बात अपना सारे याद रखना है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1930 को अंबाड़ा जो है आपने याद रखना है। तो अंबाड़ा जो है 13 अप्रैल 1930 को आंदोलन चला था। उसके बाद 20 अप्रैल 1930 को रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी जिले के अंदर इस आंदोलन को चलाने का काम किया गया था। रेवाड़ी में मात्र 10 ग्राम नमक बना था। और आपको बता जानकर ताज्जुब होगा कि उस 10 ग्राम नमक को 1032 रुपए में खरीदा गया था, क्योंकि वो स्वदेशी नमक था। ठीक है, बस दो चीज आपने याद रखनी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी चले थे, 78 अनुयायी के साथ चले थे। सरोजिनी नायडू ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। यह बात आपने याद रखनी। हरियाणा के अंदर इसके अंदर हाँ एक दो बात और याद रख सको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरियाणा में कुल कितनी कमेटी बनी थी? तो आपने याद रखना 125 कमेटी बनी थी। इस आंदोलन से पहले 1929 के अंदर जो है किसान सभा का गठन करने का काम किया गया था। ठीक है, किसान सभा 1929 के अंदर जो इस आंदोलन से पहले किसानों की दशा जो है उसको सुधारने के लिए किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा जो है, नेकीराम शर्मा के द्वारा जो है किसान सभा का गठन करने का काम किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, आप लोग किताब के बारे में पूछ रहे थे, भाई किताब छप के आ चुके हैं मेरे हाथ के अंदर। ठीक है, यह किताब का फ्रंट है इस तरह, ये पहला पेज है, इसके अंदर अपना लीसो लिख जाओगा। ये लास्ट है। तो यह किताब जो है आपने परसों कल या चली जाओगी तो परसों अपना हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर आपने मिल जाओगे। ठीक है, तो करंट अफेयर की बुक अपनी आगे है, इस तरह का कुछ लुक है। ऑनलाइन खरीदनी, ऑनलाइन भी खरीद सका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्लास के बाद, या फिर मेरे टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। तो हरियाणा करंट अफेयर की किताब अपने आ चुकी है। एचएसएससी जो करंट अफेयर पूछेगी, एनटीए जो पूछेगी, यह किताब
और मेरी वीडियो, दावा है एक भी पर्सन 12 से नहीं आओगे, ऐसा दावा है। इतनी बढ़िया तरीके कोशिश रहोगी, किताब में कर रखी है, बाकी जो थोड़ी बहुत रहोगी वह वीडियो में कसर पूरी करती हूँ, ठीक है। तो पूरे हरियाणा में अपना 2-3 दिन में पूरे हरियाणा के अंदर मिल जाओगी, किताब यह है, कवर है, आप देख लियो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में बने देश के पहले 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने का काम किया गया है? यानी भारत का पहला 2G एथेनॉल प्लांट जो है वो कौन से कहां पर शुरू करने का काम किया गया? सोनीपत, पानीपत, करनाल या फिर जींद? हमारे जो परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, मैं राष्ट्रीय परिवहन मंत्री की बात कर रहा हूं, केंद्रीय परिवहन मंत्री की, तो जो पराली है, पराली से भी एथेनॉल बनाने का काम किया जाता है, या फिर गन्ने का रस जो है उससे भी एथेनॉल बनाने का काम किया जाता है, ताकि किसानों की दशा सुधर सके, डीजल पेट्रोल का खर्चा जो है देश के अंदर कम हो। तो इसलिए ये प्लांट जो था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लांट का उद्घाटन करने का काम किया है, वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन करने का काम किया है। तो आपने याद रखना 909 करोड़ रुपए की लागत से जो है पराली से इसके अंदर क्या किया जाएगा? 909 करोड़ की लागत से पराली से एथेनॉल बनाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 अगस्त 2022 को पानीपत के अंदर इसका उद्घाटन करने का काम किया, ठीक है। तो 10 अगस्त 2022 को उद्घाटन करने का काम कराया गया। तो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर जो है 2G एथेनॉल प्लांट देश का ऐसा पहला प्लांट है। हरियाणा में प्रशासनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कंपनी द्वारा अधिकृत भाग को कितने क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था? यानी जिस समय कंपनी का प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन हरियाणा प्रदेश के इलाकों के ऊपर हो जाता है, तब प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा प्रदेश जो है उसको कितने भागों में अंग्रेजों ने बांटने का काम किया गया था? यह प्रश्न पूछ रखा है। 2, 5, 4 या फिर 3? तो फटाफट कमेंट करके बताएगा कि कितने भागों में हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम किया था। तो मैं फटाफट लिख देता हूं। सबसे पहला भाग था उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी भाग कह सकते हो, या फिर उत्तरी भाग या फिर उत्तरी क्षेत्र। दूसरा है केंद्रीय भाग, ठीक है, केंद्रीय भाग। और तीसरा है के बच गया दक्षिणी भाग, ठीक है, दक्षिणी भाग। तो याद रखना आपने, हरियाणा प्रदेश को कंपनी ने प्रशासन की दृष्टि से इन 3 भागों के अंदर जो था बांटने का काम किया था। 3 भाग कौन से भाग हो गए लिख रखे मैंने? उत्तरी क्षेत्र है, केंद्रीय क्षेत्र है, और तीसरा कौन सा है? दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है। तो 3 क्षेत्रों के अंदर बांटने का काम किया गया था। उत्तरी क्षेत्र के अंदर कौन से जिले? खासतौर पर रोहतक है, अच्छा, इसके बाद हिसार जिला है, इसके बाद में पानीपत है, उसके बाद में सोनीपत है। ये जो इलाके जो है पानीपत, सोनीपत, ये जो इलाके जो है कंपनी के द्वारा उत्तरी क्षेत्रों के अंदर बांटने का काम किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक को रखा गया था, वो कौन सी है? वर्तमान की भारत की राजधानी दिल्ली को केंद्रीय भाग के अंदर अंग्रेजों ने रखा था। और दक्षिणी भाग के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं, जिसके अंदर पलवल है, जिसके अंदर उस समय का मेवात है, जिसके अंदर उस समय का गुरुग्राम है, और इसके अलावा एक और इलाका है जो अलग से अंग्रेजों ने रखा था, वो कौन सा है? वो होडल है पलवल का, ठीक है। ये इस तरह का सौदा था। तो याद रखना अपना, कंपनी के द्वारा कितने भागों में बांटने का काम किया गया था? तो 3। भाई बदाना से राम राम, सबके राम राम। भाई कमेंट में नहीं देख पा रहा, बहुत तेजी से चल रहे हैं, 750 बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, तो कृपया मैंने पढ़ाने दो आप, ठीक है। तो 3 क्षेत्र में बांटा था, उत्तरी, केंद्रीय, दक्षिणी, ठीक है। उत्तरी भाग, उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और दक्षिणी। केंद्रीय में दिल्ली आ गया, उत्तरी में हिसार ऊपर ले आ गया, दक्षिण में दक्षिण हरियाणा का। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत, सबसे पहली चीज इस शब्द को पकड़ने का काम करिएगा आप लोग जब भी भूगोल को पढ़ने का काम करो हो। बहुत सारे कंप्यूटर के प्रश्न आओगे, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, साइंस, बहुत सारी चीज है, गजब के प्रश्न दे रखे इसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी, प्रायद्वीपीय शब्द को पकड़ने का काम करना है। हिंदुस्तान का नक्शा कुछ इस तरह से है, गणाहा बनाना कुनियांदा बढ़िया। देखो इस तरह का जो मैप जो है, अपने एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यानी प्रायद्वीपीय वो भाग होता है जो 3 ओर से पानी से गिरा हो, 1 ओर से सतल से गिरा हो, ठीक है। तो 3 ओर, इधर यो जो इलाका हो गया इस तरह का, यो इस साइड के सतल हो गया, उरा बाकी भारत के उरा के है। इस साइड के अनुसार अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, उरा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। यानी इस रेखा से नीचे का भारत जो है वो कौन सा भारत कहलाता है? तो वो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। तो फटाफट उत्तर बताएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की, या फिर मैं दक्षिण भारत कह लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी, जैसे अपनी यमुना नदी जो है 12मासी नदी, इसी तरह पूछ रखा हरियाणा भारत की, दक्षिण भारत की एकमात्र 12मासी नदी पूछ रखी है। सबसे पहले गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, भीमा है। भीमा जो है कृष्णा जो नदी है, इसी नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो फटाफट बताइएगा, गोदावरी नदी जो है
नासिक जो है महाराष्ट्र का, नासिक के पास से त्र्यंबक पर्वत जो है वहां से गोदावरी नदी निकलने का काम करती है, ठीक है। और गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो आपने याद रखना है ये जो नदी है वो कौन सी है? दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो आपने याद रखना कावेरी। कावेरी जो है एकमात्र दक्षिण भारत की जो है क्या है? याद रखना है बारहमासी नदी है। इसके अलावा ये जो नदी जो है कर्नाटका के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटका की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल करके तमिलनाडु में जाती है। कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों राज्यों का जो है इसके पानी के ऊपर विवाद है, ठीक है। इसके अलावा जो तमिल साहित्य जो है बहुत समृद्ध साहित्य है, तो आपने याद रखना है, एक प्रश्न देखा था मैंने कि तमिल साहित्य में कावेरी नदी का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है तमिल साहित्य में कावेरी नदी का नाम कोई आपसे पूछता तो वो नाम क्या है? तो पोनी नाम है तमिल साहित्य के अंदर। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, ऐसी ऐसी जानकारियां पहली बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। भीमा जो नदी जो है इसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी। और भीमा नदी का दूसरा नाम अगर कोई आपसे पूछता है तो वो नाम कौन सा है? तो वो नाम कौन सा है? तो आपने याद रखना चंद्रभागा, ठीक है। भीमा नदी का दूसरा नाम कौन सा है? चंद्रभागा। इस क्लास की नुक्की पीडीएफ आपने जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद दे दूंगा, ठीक है। हौज ई सुल्तानी क्या है? हौज ई सुल्तानी क्या है? मीनार है, एक बड़ा जलाशय है, या फिर एक महल है, या फिर एक मस्जिद है? तो फटाफट बताइएगा कि क्या है ये। हौज ई सुल्तानी मीनार है, बड़ा जलाशय है, महल है, या फिर ये मस्जिद है? तो फटाफट बताने का काम करेगा कि क्या है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। चंद्रभागा भीमा नदी का एक नाम है। पानी दिए बताइएगा शाबाश जल्दी से। हौज ई सुल्तानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो हौज ई सुल्तानी जो है याद रखना आपने, एक सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसको बनवाने का काम किया गया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो है हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। पहली चीज, भारत के अंदर इल्तुतमिश को जो है गुबंद निर्माण का पिता कहा जाता है, ठीक है। यानी गुबंद निर्माण का पिता, या फिर नुआजब भारत में मकबरा के जनक कौन है? सबसे पहला मकबरा भारत में किसने बनाया था? मकबरे का पिता या फिर गुबंद निर्माण का जनक हिंदुस्तान में किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाने वाला हिंदुस्तान का पहला शासक था। कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाला शासक भी यही था। तो हौज एक खास जो आपने याद रखना है, एक जलाशय का नाम है जो किसके द्वारा बनवाया गया था? जो इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश के द्वारा बनाने का काम किया गया था, ठीक है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। वाह, ब्राइटनेस कम कर दो भाई, कम है ब्राइटनेस तो इतनी ज्यादा नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। यह किताब है भाई अपने हरियाणा करंट अफेयर की, पूरे हरियाणा के अंदर अपने प्रश्नों से मिल जाओगी, 2-3 दिन में मिल जाओगी। किताब मेरे हाथ में है, आप देख सकते हो। बेहतरीन तरीके से इसके अंदर काम किया गया है। ये लीसो का इस तरह फोटो मिलेगा अपने, पूरी की पूरी किताब आपने आज 2 तारीख होगी, 4 तारीख से या 5 तारीख से पूरे हरियाणा के अंदर आपको मिल जाओगी। तो ये बुक आप ले सकते हो, करंट अफेयर की, दिखा रखे सिस्टम। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने किस हरियाणवी के काम का जिक्र मन की बात के अंदर करने का काम किया गया है? ब्याह रखा होता तो भाई आपकी लुगाई गला कर मोदी मन की बात, लेकिन समस्या है ब्याह कौन रखा तो अपना गला कर मन की बात सुननी पड़ेगी अपन, ठीक है। तो मन की बात प्रोग्राम जो है उसके अंदर किस हरियाणवी का जिक्र किया गया? सुभाष कंबोज का, अजय का, संजय अरोड़ा या फिर धीरज जोशी का? तो फटाफट बताइएगा कि नरेंद्र मोदी ने किस हरियाणवी का मन की बात के अंदर जिक्र करने का काम किया गया है। ये जो हरियाणवी जो है मधुमक्खी पालन के अंदर इस बंदे का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वैज्ञानिक तरीके से जो है मधुमक्खी पालन ये हरियाणवी करने का काम करते हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले से ये संबंध रखते हैं और वो व्यक्ति कौन है? सुभाष कंबोज। सुभाष कंबोज YNR का मतलब यमुनानगर है, हरियाणा के यमुनानगर से संबंध रखते हैं। मधुमक्खी पालन जो है याद रखना आपने, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक तरीके से पालन करने का काम करते हैं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है? रामनगर। रामनगर के अंदर जो है भारत की पहली शहद मंडी जो है वो कड़ा बनेगी, तो याद रखना है भारत की पहली शहद मंडी जो है वो कुरुक्षेत्र के रामनगर के अंदर जो भारत की पहली शहद मंडी हरियाणा सरकार बनाने जा रही है, ठीक है, हो जाएगा। तो सुभाष कंबोज ये आपने याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल विजेता को हरियाणा सरकार के द्वारा कितने रुपए का इनाम दिया जाता है? तो फटाफट बताइएगा भाई। ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा है, ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि किसी भी सरकारी आंकड़े के दौरान नहीं करी गई है। बापा किसी का नाम भी आप ले दिया,
ऐसी कोई आधिकारिक वो नहीं है, इस तरह का कोई भी डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा नहीं है कि भाई एक लड़का पूछ रहा है कि सबसे छोटा गांव कौन सा है, तो कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है ऐसा। तो बताइए शाबाश, कॉमनवेल्थ गेम जो है इनके अंदर राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो गोल्ड मेडल जीतने का काम करता है उसको कितने रुपए इनामी राशि हरियाणा सरकार के द्वारा की जाती है। अभी 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम जो थे वो बर्मिंघम के अंदर हुए थे और भारत ने कितने पदक जीते थे फटाफट बताइएगा। तो 1.5 करोड़ रुपए, 1,50,00,000 रुपए जो है गोल्ड मेडल विजेता को हरियाणा सरकार देने का काम करती है। फटाफट बताइएगा कि कितने पदक भारत ने जीते थे और कितने पदक हरियाणा ने जीते थे राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो बर्मिंघम के अंदर आयोजित हुए थे। फटाफट बताइएगा। 75 लाख, 1,50,00,000 रुपए, फिर 75, फिर 50, ठीक है। 75 लाख सेकंड वाले को और थर्ड वाले को कितने हैं 50 लाख, यानी रजत पदक जिसको मिलेगा उसको 75 लाख रुपए हैं और कांस्य पदक जो लेके आएगा उसको कितने रुपए देगी हरियाणा सरकार 50 लाख रुपए देगी। जबकि 1.5 करोड़ रुपए कॉमनवेल्थ गेम के विजेता जो है इनको जो गोल्ड मेडल लेके आओ उनको दिए जाएंगे। जबकि ओलंपिक खेलों के अंदर यह आंकड़ा 4, 6, 2.5 का, ठीक है। यानी ओलंपिक में गोल्ड वाले को 6, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और 2.5 करोड़ जो है कांस्य पदक वाले को दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है। भारत का नंबर चौथा नंबर रहा था कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर। टोटल 61 पदक जो है हिंदुस्तान ने जीतने का काम किया था, 22, 16 और 23, ठीक है। टोटल 61 पदक हिंदुस्तान के द्वारा जीतने का काम किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। किस हरियाणवी को स्वतंत्रता दिवस 2022 की पूर्व संध्या के ऊपर शौर्य चक्र से सम्मानित करने का काम किया गया था? हरियाणा प्रदेश का वो व्यक्ति कौन सा है जिसको शौर्य चक्र पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर जो है, पूर्व संध्या का मतलब क्या है 15 अगस्त से पहले का दिन, तो कौन सा दिन होगा वो दिन कौन सा है 14 अगस्त का दिन, ठीक है। और 14 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है, दिन आपने ध्यान रखना है विभाजन विभीषिका दिवस, ठीक है। विभाजन विभीषिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आपने याद रखना ये दिवस 14 अगस्त को मनाने का काम किया जाता है, विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि इस दिन अखंड भारत के हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। और वो कौन है तो फटाफट बताइएगा, वो बंदा कौन है, अमित दहिया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर किसको सम्मानित करने का काम किया गया है, तो अमित दहिया जो है, अमित दहिया को सम्मानित करने का काम किया गया है, मेजर अमित दहिया। और ये हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो आपने याद रखना ये हरियाणा का सोनीपत जिला जो है, सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का काम किया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान अपना दिवस भी मनाता है, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा शाबाश। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है किससे संबंधित है, जल्दी जल्दी बताइएगा शाबाश। भारत की पहली क्लोन बेबी से, भारत के पहले परमाणु परीक्षण से, भारत की पहली जीएम फसल है, या फिर भारत का पहला HYV बीज है। SSC के अंदर यह प्रश्न आया हुआ है। इलेक्ट्रिकल परीक्षा 24 मार्च 2021 द्वितीय पाली। तो फटाफट बताइएगा कि क्या है ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग। याद करिएगा हिंदुस्तान जो है, मैंने कल के क्लास के अंदर जिक्र किया था, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। 1948 के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद 1957 के अंदर ट्राम्बे के अंदर जो है परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का काम होमी जहांगीर बाबा के द्वारा किया गया था। याद करिएगा तारीख थी 18 मई 1974 की वो तारीख थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण करने का काम किया था और वो परमाणु परीक्षण सफल रहा था। मैंने किताब के अंदर पढ़ा था, रामचंद्र गुहा की किताब थी, उस किताब के अंदर जिक्र मिलता है कि इंदिरा गांधी के केपी माथुर डॉक्टर हुआ करते थे, निजी डॉक्टर हुआ करते थे। और जिस दिन ये परीक्षण चल रहा था इंदिरा गांधी फोन पर राजस्थान के पोखरण से सारे की सारी सूचनाएं ले रही थी। तुरंत डॉक्टर केपी माथुर प्रधानमंत्री के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। वो एक ऐसे शख्स थे जो इंदिरा गांधी जब सोने जाती थी तब अलग होते थे, यानी पूरे दिन उनके साथ में रहते थे। उनके बीच में कोई ऐसी औपचारिक वो नहीं था कि प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे इस तरह से जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही केपी माथुर प्रवेश करते हैं तो इंदिरा गांधी ने तुरंत धमकाते हुए कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाइएगा। तब शाम को क्या किया, जब भारत परमाणु परीक्षण में सफल हो जाता है और सफल होने के बाद में डॉक्टर केपी माथुर को इंदिरा गांधी बुलाती और बुलाकर कहती है कि मैंने आपको इसलिए बाहर भेजा था कि यदि भारत असफल हो जाता तो कल को आप किताब छाप देते, लोगों को बता देते कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। जिस दिन मैंने शपथ ली थी उसमें यह कहा था कि मैं मेरे अलावा कोई भी ऐसा काम जो देश का हो किसी को नहीं बताऊंगी। गजब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। दूसरी बार परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को किया गया था और दूसरी 13 मई 1998 को, यानी कुल जो है
5 बार परमाणु परीक्षण करने का काम किया गया था 1998 के अंदर। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो आपने याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस समय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये जो पूरे का पूरा ऑपरेशन चला गया था, इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया था, तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। पहले वाले को, इंदिरा गांधी वाले को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 और 13 मई को 3+2 5 परमाणु परीक्षण किए थे, उसको नाम क्या दिया गया था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। मुझे ध्यान आता है जब 1996 के अंदर पामलोपति वेंकटराव नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जब कांग्रेस हार जाती है, इस्तीफा दे देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तब उनके शपथ ग्रहण समारोह के अंदर, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके शपथ ग्रहण समारोह के अंदर नरसिम्हा राव भी आए हुए थे। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी शपथ पूरी करके बैठने के लिए जाते हैं, तब एक पर्ची देते हैं उनको नरसिम्हा राव, और पर्ची के अंदर ये कहते हैं कि एन के लिए ए से मिल लेना। एन का मतलब न्यूक्लियर, ए का मतलब अब्दुल कलाम, यानी परमाणु के लिए आप अब्दुल कलाम के साथ में मिल लीजिएगा, मैंने सारा काम कर दिया है। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने अमेरिका के दबाव में परमाणु परीक्षण करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन तब नरसिम्हा राव चाहते थे कि परमाणु परीक्षण हो, और उसके बाद 13 दिन की सरकार गिर जाती। फिर 1998 के अंदर टोटल 5 परमाणु परीक्षण हिंदुस्तान करने का काम करता है, 11 और 13 मई को। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो था 18 मई 1974 को, नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग। दूसरे वाले को क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अलग है, कंप्यूटर का प्रश्न है, फटाफट बताने का काम करेगा। शाबाश, मिशन टेट बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली पुलिस का पेपर में करंट अफेयर आओगी भाई, बताइएगा। शाबाश, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है, लिनक्स है, विंडोज 98 है, C++ है, विंडोज 7 है। अलग से पूछ रखा कौन सा है, फटाफट बताइएगा। शाबाश, बहुत सारे बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा। देखो लिनक्स है, ये भी एक वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7। तो एक बच गया C++। क्यों बच गया, क्योंकि C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कौन सी है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। बाकी तीनों के तीन जो है लिनक्स और विंडो 98 और विंडो 7, ये क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे के सारे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थित है, तो फटाफट बताइएगा। भारत का वो शहर कौन सा है जिस शहर के अंदर झांसी की रानी की जो समाधि स्थित है, फटाफट बताने का काम करिएगा। आपको तारीख ध्यान में होगी, 18 जून वो तारीख थी, वो मनहूस दिन था, 18 जून 1858। 18 जून 1858 को झांसी की रानी की शहादत हुई थी। इस दिन इनका शहादत दिवस मनाया जाता है उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर या फिर इंदौर के अंदर। अंग्रेजों ने बहुत सारे कमेंट इनके बारे में किया था। जनरल हीरोज ने एक बात कही थी कि 1857 की क्रांति के एकमात्र मर्द महिला किसको कहा था, तो आपने याद रखना एकमात्र मर्द महिला कौन थी, झांसी की रानी। ग्वालियर के अंदर उनकी क्या है, समाधि है। इसके अलावा एक और स्मारक है, महान शख्स का स्मारक है, ग्वालियर के अंदर ही है, जिस शख्स का नाम क्या है, तो आपने याद रखना त्यात्या टोपे। त्यात्या टोपे जो है, त्यात्या टोपे का स्मारक भी ग्वालियर के अंदर है। इतिहासकारों का ऐसा मानना कि 1857 की क्रांति में अगर 82 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर की जगह त्यात्या टोपे को भारत का नेतृत्व सौंपा जाता तो 1857 की क्रांति में हिंदुस्तान की दशा और दिशा कुछ और होती। इतनी चीज आपने ध्यान रखनी, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां आपने सुनी होगी, दिल जो है गदगद हो जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां सुन करके, तो याद हो जाएगा। इतनी चीज आपने ध्यान में रखनी है। आगे चला मैं, शाबाश। 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव किस जिले के अंदर मनाया गया, फटाफट बताइएगा। चलो वाह कर दो, एक शायर सुना देता हूं। नींद चुराने वाले पूछते हो सोते क्यों नहीं हो, नींद चुराने वाले पूछते हो सोते क्यों नहीं हो, इतना ही फिक्र है तो फिर मेरे होते क्यों नहीं हो। वाह। 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, फटाफट बताइएगा। एक जंगल है हरियाणा के अंदर, जिस जंगल का नाम क्या है, सोनसर जंगल, ठीक है। ये जो सोनसर जंगल जो है, इसी सोनसर जंगल का एक छोटा सा भाग है, जिस भाग का नाम क्या है, सरस्वती वन, ठीक है। इसी सोनसर जंगल के सरस्वती वन जो है, सरस्वती वन के अंदर जो है 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा करने का काम किया गया है। और वो सोनसर जंगल सरस्वती वन कड़ा कहा, तो आपने याद रखना वो हरियाणा की जो धर्मस्थली है, कुरुक्षेत्र का वो इलाका है, जहां पर 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाने का काम किया गया। एक और अभियान है हरियाणा सरकार का, जिस अभियान का नाम क्या है, अमृत सरोवर अभियान, ठीक है। अमृत
सरोवर अभियान, ठीक है। ये जो अमृत सरोवर अभियान जो है, इस अभियान के तहत 22 जिलों के अंदर 2200 तालाबों को इकट्ठा किया गया, ठीक है। 22 जिलों के तालाब कितने हैं? 2200, और उनके ऊपर नीम, जामुन इस तरह के पेड़ लगाने का काम किया जाएगा अमृत सरोवर अभियान के तहत। इसे से अभियान ना मुड़ जाए हैं, को तिरंगा यात्रा मुड़ जाए दिया, कहते अमृत सरोवर अभियान में खैर पेड़ लगाना अच्छी बात है, लोगों भी लगाओ है, लेकिन यह अभियान चला चला के और डाल का सौदा बना दे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में वयोमित्र क्या है? फटाफट बताइएगा, वयोमित्र क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च वयोमित्र इज द नेम ऑफ। वयोमित्र क्या है? बहुत इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 15 जुलाई को बिल्कुल हरियाणा के अंदर जो है वृक्ष मित्र मनाया जाता है, बिल्कुल सही, वृक्ष दिन मनाया जाता है। बताइएगा शाबाश जल्दी जल्दी से कि अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में वयोमित्र नाम क्या है? भारत का पहला मानवयुक्त मंगल मिशन है, या फिर एक भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम है, या फिर एक रोबोट का नाम है, या फिर एक नया क्षुद्र ग्रह है? तो फटाफट बताइएगा। बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं, ए कहने वाले आपका उत्तर गलत है। बताइएगा शाबाश। भारत ने पिछले दिनों एक यान छोड़ा था, उस यान का नाम क्या है? उस यान का नाम है गगनयान, ठीक है। क्या नाम है? गगनयान। और ये जो गगनयान छोड़ा गया था, इसके अंदर एक रोबोट लगाया गया था, महिला रोबोट, ठीक है, महिला रोबोट। उसी महिला रोबोट का नाम क्या है? वयोमित्र है। संस्कृत का शब्द है वयोमित्र, ठीक है। तो आपने याद रखना, भारत का जो गगनयान जो है, गगनयान के संदर्भ में जो है रोबोट लगाया गया था, महिला रोबोट, उसी का नाम क्या है? तो उसी का नाम है वयोमित्र। निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। याद होगा आपको 2 जनवरी 1954 को इस पुरस्कार की शुरुआत करने का काम किया गया था। 2 जनवरी 1954 को इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेहरू गांधी खानदान परिवार के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू को 1955 के अंदर सम्मानित करने का काम किया गया था। इंदिरा गांधी को 1971 में सम्मानित करने का काम किया गया था। राजीव गांधी को मरणोपरांत 1991 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इनमें से किस व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया? तो सबसे पहला नाम आता सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को साल 2014 के अंदर जो है इस भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर की 2 बात आपने याद रखनी है, वो पहले एथलेटिक्स थे, पहले खिलाड़ी थे जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया था। दूसरी चीज आपने याद रखनी है, मात्र 39 साल की उम्र थी तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। लता मंगेशकर जो है, लता मंगेशकर को साल 2001 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया था। सत्यजीत रे फिल्मों के सिनेमा के संदर्भ में पहला भारत रत्न 1992 के अंदर दिया गया था। सिर्फ एक व्यक्ति बचते हैं, जिस व्यक्ति का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद। आपको पता होगा भारत का जो खेल रत्न जो है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, उसका नाम बदलकर सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम के ऊपर कर दिया गया है। लेकिन आज तक जो है मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ऐसे महान खिलाड़ी विरले ही मिलते हैं। हिंदुस्तान का एक मैच था हॉकी का, इंग्लैंड के साथ में मैच था, मेजर ध्यानचंद उस मैच के अंदर खेल रहे थे, तो बार बार देखा कि मेजर ध्यानचंद उस मैच के अंदर गोल नहीं कर पा रहे थे। मैच को बीच में रुकवा जाता है, बीच में रुकवा करके रेफरी से कहते हैं कि आप फीता लेके आइएगा, इंची टेप लेके आइएगा, फीता लेके मंगवाया गया। ये जो 2 पोल होते हैं, इन दोनों पोलों के बीच की जब न्यूनतम दूरी मापने को कहा गया, तब देखा गया कि एक पोल जो था वो 3 फीट अंदर गड़ा हुआ है। यानी इतनी बारीकी से अपने खेल की पहचान रखने वाले मेजर ध्यानचंद को सलाम करता हूं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो है, इनामी राशि इस पुरस्कार के तहत शायद नहीं दी जाती, कोई भी इनामी राशि नहीं है इस पुरस्कार के साथ में, बहुत बड़ी बात है। हवाई यात्राएं, रेल की यात्राएं फ्री मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं भारत रत्न के साथ में दी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? वाई का मतलब मैं हिंदू क्यों हूं। इस किताब का लेखक जो है, बिल्कुल 29 अगस्त को उस महान शख्स का जन्म हुआ था, मेजर ध्यानचंद का, और प्रत्येक 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का काम करते हैं। तो फटाफट बताइएगा कि वाई आई एम में हिंदू की मैं हिंदू क्यों हूं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। बहुत गजब के लेखक है अमीश त्रिपाठी। नागाओं का रहस्य, मेलुहा का मृत्युंजय, 2 किताबें मैं उनकी अभी दूसरी किताब पढ़ने जा रहा हूं। बहुत गजब के राइटर है अमीश त्रिपाठी। वेरी गोत कसूता लिखा है, लेकिन पढ़िया कौन जावे, इस तरह की चीजें हैं। कोशिश करोगे तो रावण के ऊपर किताब लिखकर की पूरी, सीता के ऊपर पूरी की पूरी किताब है, उर्मिला के ऊपर पूरी की पूरी किताब है। तो फटाफट बिल्कुल सही उत्तर दिया शशि थरूर की। वाई आई एम हिंदू जो है ये किताब किसकी है? शशि थरूर की ये किताब है, ठीक है। चेतन भगत की किताब का नाम अगर आपको किसी को पता है तो फटाफट बताइएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम किताब किसकी है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम किताब किसकी है? हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये किताब किसकी है? महात्मा गांधी है। रिपब्लिक नामक किताब किसकी है? प्लूटो जो है, प्लूटो की किताब है रिपब्लिक, ठीक है।
इंडिया ऑफ माई ड्रीम किताब किसकी है? महात्मा गांधी की किताब है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर, आज गांधी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेने के लिए जब वो इंग्लैंड गए हुए थे, तो वहां का जो सम्राट जो था, उस सम्राट से मिलने के लिए बुलाया गया। तो महात्मा गांधी सिर्फ अर्धनग्न थे, धोती पहने हुए थे, पांव में चप्पल भी नहीं थी। तब उनको कहा गया कि आप कोट पैंट पहन के आइएगा। विंस्टन चर्चिल उस समय का इंग्लैंड का बहुत बड़ा नेता हुआ करता था, कंजर्वेटिव पार्टी का। उसने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि लेके देशद्रोह का काम करता है। लेकिन गांधी ने कहा गया कि गांधी देखिए, हिंदुस्तान गुलाम है और उनका सबसे बड़े सम्राट के सामने महात्मा गांधी जा रहे हैं। गांधी ने उनको एक बात कही कि मेरे शरीर के ऊपर जो कपड़े थे वो तो सम्राट ने ले लिए सारे के सारे, और वहां जाकर के आधे कपड़ों के अंदर सम्राट से बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति महात्मा गांधी को सत सत नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं। पहलवान हर्षिता मोर ने अंडर 17 के 69 केजी वर्ग भार के अंदर कौन सा पदक जीतने का काम किया है? कुश्ती की जो प्रतियोगिता थी, याद रखना, इटली के अंदर आयोजित हुई थी। और इस इटली की इस प्रतियोगिता के अंदर हर्षिता मोर, जो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर एक गांव पड़ता है, बास गांव है, बहुत बड़ा गांव है। बास गांव जो है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पड़ता है। तो बास गांव की बेटी हर्षिता मोर ने अंडर 17 के अंदर 69 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर कौन सा पदक जीतने का काम किया? तो फटाफट बताएगा। इसी गांव का एक और लड़का है जिसका नाम क्या है? सचिन मोर। सचिन मोर और हर्षिता मोर, सचिन मोर और हर्षिता मोर जो है, इन दोनों ने, याद रखना, इस प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीतने का काम किया इटली के अंदर। अंडर 17 ये प्रतियोगिता थी। सचिन और हर्षिता दोनों के दोनों हिसार जिले के बास गांव के हैं। तो गोल्ड मेडल दोनों ने जीतने का काम किया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? 68वें फिल्म पुरस्कारों के अंदर आपने ध्यान रखना है, आशा पारेख अभिनेत्री है। आशा पारेख को 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को दिया गया था। 18 वाला अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 1969 के अंदर इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। बताइएगा शाबाश, बेस्ट फिल्म कौन सी थी राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंदर? 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंदर हिंदी बेस्ट फिल्म कौन सी थी? बेस्ट हिंदी फिल्म 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर, सेंटर की, राष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कौन सी थी? तो याद रखना है, तुलसीदास जूनियर। तुलसीदास जूनियर जो है वो बेस्ट हिंदी फिल्म थी। तुलसीदास जूनियर बेस्ट हिंदी फिल्म। इसके अलावा बेस्ट एक्टर कौन कौन थे? अजय देवगन, अजय देवगन, और दूसरा कौन सा था? सूर्या। केरला कौन नाट रहा है? अजय देवगन और सूर्या। बेस्ट एक्टर कौन से? अजय देवगन और सूर्या। हिंदी फिल्म कौन सी? तो आपने याद रखना, तुलसीदास जूनियर जो है बेस्ट हिंदी फिल्म थी। इसके अलावा इसके अंदर एक दो अवार्ड और दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको। एमपी, मध्य प्रदेश को क्या दिया गया है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। ठीक है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा जो है वो किसको दिया गया? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? लक्ष्मीचंद जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म आई है, आपने याद रखना है। यशपाल शर्मा जो है हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखते हैं, उन्होंने, ये इसके एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। इनके निर्देशन के अंदर उस महान शख्स पंडित लक्ष्मीचंद, जाटी कला के अंदर सोनीपत के अंदर जिस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, उनकी जीवनी को पर्दे के ऊपर उकेरने का काम यशपाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस कौन चुनी गई थी? फटाफट बताइएगा। बेस्ट एक्ट्रेस बाल मुरली। बेस्ट एक्ट्रेस कौन चुनी गई है? बाल मुरली। गया वो जमाना जब बंबई वाली चुनी जाया करती, अब तो सारा सिस्टम दक्षिण भारत की तरफ मुंह कर जाएगा धीरे धीरे। श्रीदेवी गई बेटा, कड़ा चक्रम रहो है। तो बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, बेस्ट एक्टर अजय देवगन सूर्या, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी थी? तो बाल मुरली। मोस्ट जो है फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा चुना गया है? तो वो मध्य प्रदेश चुना गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फीचर फिल्म कौन सी चुनी गई है? तो दादा लक्ष्मीचंद जो है वो सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म चुनी गई है। पूरी की पूरी पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपने क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है? बोनालू, बाली तुरिया, छप्पड़ मेला या फिर हॉर्नबिल? फटाफट बताइएगा कि कौन सा त्योहार उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है? हैरात। फटाफट कुछ और त्योहारों के नाम लिख रहा हूं मैं। हैरात, कंचोथ, पुष्कर,
हैरात, कंचोत, पुष्कर, एप्पल मेला, ये कड़े मनाए जाओ तो ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के त्योहार है। लोसार लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। लोसांग पूछ ले तो लोसांग, लोसांग कड़ा मनाया जाओ सिक्किम के अंदर मनाया जाओ है। कचाई लेमन, कचाई लेमन जो है ये कड़ा का त्योहार है। कचाई लेमन मणिपुर का त्योहार है। सिरुई लिली, सिरुई लिली, सिरुई लिली कड़ा का है, यो भी मणिपुर का है। त्रिशूर, त्रिशूर त्योहार यो कड़ा मनाया जाओ तो याद रखना आपने केरल के अंदर मनाया जाओ। देखो बोनालू, बोनालू जो है वो कड़ा मनाया जाओ तो बोनालू तेलंगाना का त्योहार है। बोनालू। बाली तुरिया, बाली तुरिया जो है छप्पर फार हॉर्नबिल, देखो बाली तुरिया, बाली तुरिया जो है कड़ा मनाया जाओ तो ये मनाया जाओ है उड़ीसा के अंदर। बाली तुरिया उड़ीसा के अंदर मनाया जाओ है। छप्पड़ मेला जो है पंजाब का एक शहर है, शहर का नाम कौन सा है? लुधियाना शहर के अंदर मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार जो है वो कड़ा मनाया जाओ तो याद रखना हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड राज्य के अंदर मनाने का काम किया जाता है। तो फटाफट देखिएगा, ठीक है। हैरात, कंचोत, पुष्कर, एप्पल मेला जम्मू कश्मीर के अंदर, लोसार लद्दाख के अंदर, लोसांग सिक्किम के अंदर, कचाई लेमन और सिरुई लिली ये मणिपुर के अंदर, त्रिशूर केरल के अंदर, बोनालू तेलंगाना, बाली तुरिया उड़ीसा के अंदर, छप्पर मेला पंजाब के अंदर लगता है, हॉर्नबिल कड़ा लगा तो नागालैंड के अंदर मिला है। केला आम और केला आम महोत्सव, गुड़ महोत्सव ये सारे के सारे महोत्सव कड़ा मनाए जाओ तो आपने याद रखना ये उत्तर प्रदेश के अंदर मनाने का काम किया जाता है। शांति पुरस्कार देखिए गए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है। नुक्केनु पीडीएफ बना ली है, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ अपना उरो साफ नहीं दिखता हुआ तो टेलीग्राम चैनल में साफ दिख जाओगा, उड़ दे दूंगा, देख लियो भाई। शांति पुरस्कार है, सबसे पहले है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए किसको दिया गया? सुल्तान काबूस बिन अल सैयद, ओमान के सुल्तान है काबूस अल बिन सैयद। ठीक दिखने लग रहा है सबने? बताइए एक बार शाबाश। तो सुल्तान काबूस बिन सैद अल जो है इनको 2019 का 2020 का बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान जो है शांति के लिए जाने जाते हैं तो 2020 के अंदर जो है शेख मुजीबुर रहमान को पुरस्कार दिया गया था। गांधी पुरस्कार के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत जो थी पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1995 के अंदर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियन नारे को पहला पुरस्कार दिया गया था और इस पुरस्कार की इनामी राशि 1 करोड़ रुपए है। कितने रुपए है? 1 करोड़ रुपए। 1995 के अंदर शुरुआत की गई थी। 1986 के अंदर एक दूसरा पुरस्कार शुरू हुआ था, उस पुरस्कार का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021। तो याद रखना एक समाज सेवी संस्था जिसका नाम क्या है? प्रथम। ये जो प्रथम समाज सेवी संस्था जो है इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021। अंतरराष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदूषण से निपटने के लिए और रिसाइकलिंग कचरा जो उसका रिसाइकलिंग करने खातिर जो है विहान और नव अग्रवाल, किस किस को मिला है? अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो है विहान और नव अग्रवाल को मिला है। इसके बाद अगला पुरस्कार है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार 2021। ये भारत के अजय शर्मा को सामाजिक कल्याण के लिए मिला है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021। संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 किसको दिया गया है? तो 3 भारत के हैं, युवराज सिंह, इवान माइकल और पिकांडो मूलचंद यादव। ठीक है, ये सारे के सारे नाम आप देख सकते हैं, पीडीएफ पूरी की पूरी आपने दे दूंगा। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट बताइएगा। दिख नहीं रहा कोई बात नहीं भाई, पीडीएफ जी के प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, उसमें सारा का सारा दिख जाओगा भाई। ये किताब है आपको पूरे हरियाणा के अंदर 4 से 5 अक्टूबर को प्रत्येक हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर किताब उपलब्ध हो जाएगी हरियाणा करंट अफेयर की। ठीक है, फटाफट बताइएगा योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर विज्ञान और दृश्य प्रचार निर्देशालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर इसका गठन हुआ था। गैर संवैधानिक निकाय, संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर इसका जिक्र नहीं है। बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग करने का काम कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपने याद रखना 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद जो काम क्या करती है? सरकार की जो योजनाएं होती है योजनाओं को देखरेख का काम करती है। योजना पत्रिका कौन? के सुमन बेरी, बिल्कुल वो योजना आयोग के नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष नीति आयोग का प्रधानमंत्री हो। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? भारत का प्रधानमंत्री हो है। योजना आयोग या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री हो है। तो ये योजना पत्रिका जो इसको निकालने का काम कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री एक ही है जिस व्यक्ति का नाम क्या है? अनुराग ठाकुर।
ठीक है। इस बंदे का नाम क्या, अनुराग ठाकुर। अभी गुजरात का जो अहमदाबाद शहर जो है, गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करा हो रहा है, गुजरात के अंदर हो रहा है। तो वहां भी जब नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था तो वहां भी अनुराग ठाकुर साथ में गए थे। मानव विकास सूचकांक को कौन तैयार करने का काम करता है, फटाफट बताइएगा। मानव विकास सूचकांक जो है इसको तैयार करने का काम किस संस्था के द्वारा किया जाता है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 जो है, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन 1944 के अंदर हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसी के द्वारा क्या किया गया था? इसी के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसी के द्वारा क्या क्या तैयार किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें 3 चीजें ली जाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का आकलन। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में क्या क्या चीजें ली जाती है, ये भी प्रश्न आ चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का आकलन, 3 चीजें की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो इसके द्वारा इसको चलाने का काम किया जाता है। ठीक है, हो जाएगा। WTO जो है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड ऑफिस है। नोगांजी ओकांजा जो है एक महिला है, वो पहली महिला इसकी अध्यक्षा बनी है और अफ्रीका की पहली अध्यक्ष भी बनी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 के अंदर स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। डोमिनिक स्ट्रोस जो है वो वर्तमान समय में इसके क्या चीफ है। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। टेड्रोस एंडोरोनम जो है उसके क्या है, वर्तमान समय में इसके क्या है, चीफ है। अगला प्रश्न देखिएगा, शाबाश। हरियाणा करंट अफेयर भी आओगी भाई, नेशनल करंट अफेयर भी आओगी, सारा डाल का सिस्टम आओगा। डोट्स नामक का जो इलाज है वो कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है, फटाफट बताइएगा। डोट्स जो है, डोट्स नामक इलाज जो है वो डोट्स कौन सी बीमारी के लिए ये इलाज किया जाता है, फटाफट बताइएगा। पीड़िया, पोलियो के लिए, एड्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, अक्षय रोग के लिए। अच्छा, एड्स से पीड़ित लोगों को हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम करती है, फटाफट बताइएगा। एड्स से पीड़ित लोगों को हरियाणा सरकार कितने रुपए इनामी राशि देने का काम करती है? एड्स से पीड़ित लोगों को 2500 रुपए कह रहे हैं। पहले 2250 थी, नहीं ये 2500 होगी। तो ये जो डोट्स नामक इलाज जो है वो अक्षय रोग के लिए, टीबी जो है, टीबी के लिए जो है डोट्स नामक इलाज जो है अक्षय रोग के लिए किया जाता है। डाटा जो कि एक एप्लीकेशन से कॉपी किया जाता है वो संग्रहित कहां से होता है? कहने का मतलब क्या है, अपन को टेक्स्ट कॉपी कर लिया किससे? Ctrl+C से। ठीक है, Ctrl+C से। पेस्ट किस गला होगा? Ctrl+V से होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो डाटा अपन है Ctrl+C से कॉपी कर लिया वो इकट्ठा कड़ा होगा, तो वो डाटा जो है कड़ा इकट्ठा होगा। बिल्कुल सही उत्तर है मोहित गुप्ता आपका। क्लिप बोर्ड के अंदर होगा वो संग्रहित। ठीक है, और पेस्ट होने के बाद में फिर वो क्लिप बोर्ड से क्या हो जाता है, निकल जाता है। फटाफट वाह करने का काम करिए। वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफरत भी तेरी थी। वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफरत भी तेरी थी। वो अपनाने और ठुकराने की अदा भी तेरी थी। वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफरत भी तेरी थी। वो अपनाने और ठुकराने की अदा भी तेरी थी। मैं अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगता? वो शहर भी तेरा था, वो अदालत भी तेरी थी। वाह, शाबाश भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। लीसो ऐप हिंदुस्तान का सबसे सस्ता ऐप है। सारे के सारे CHSL, CGL जो भी आपने पढ़ना लीसो ऐप के ऊपर जरूर जाइएगा। अगर CET की प्रैक्टिस किसे बंदा ने करनी है, 149 रुपया में 100 टेस्ट मिलेंगे। 14 के 14 सब्जेक्ट CET के स्पेशल तौर पर मिलेंगे। 149 रुपए में एक पोस्टर देखा, क्लिक कर दियो तो प्रैक्टिस सेट करना ना चूके, जल्दी उसके ऊपर रैंक भी आपने देखने का काम होगा लीसो ऐप के ऊपर। आपने लबई आ गई हरियाणा जी के, हरियाणा करंट अफेयर आएगी। हरियाणा के किन जिलों से दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर बुलेट ट्रेन गुजरेगी? दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, इन तीनों जगह से जो है इन तीनों को जोड़ने के लिए एक बुलेट ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन चलाने का काम किया जाएगा। और बात के पूछ रहे कि या जो बुलेट ट्रेन जो है वो कौन से इलाके से गुजरेगी, कौन से जिलों से गुजरेगी? रोहतक, जींद, कैथल या फिर रोहतक, जींद, कैथल और तीनों से, इनमें से कौन से जिले से गुजरने का काम करेगी? शाबाश। 2022
2022-23 की जो हरियाणा की विधानसभा की लोक लेखा समिति है, इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, फटाफट बताइएगा। 2022-23 की लोक लेखा समिति जो है, इसका अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइएगा। रोहतक, जींद और कैथल, बिल्कुल सही है। रोहतक, जींद और कैथल जो है, इन 3 जिलों से होकर के जो बुलेट ट्रेन जो है वो गुजरेगी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो 2022-23 की लोक लेखा समिति जो है, इसका अध्यक्ष किस विधायक को बनाया गया है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। कौशल विकास जो कौशल रोजगार जो है, कौशल विकास निगम बनाया गया है, उसका चीफ कौन है, फटाफट बताइएगा दोनों, उसका चीफ कौन है, जल्दी जल्दी बताइएगा। शाबाश। अरे कौन इन चीजा में ना बेटा पढ़ लो, सारी चीज हो जाएगी धर्म तले। अरे यू घना सिस्टम को नहीं होता, मैं दिमाग में ना पढ़ा करो, सिर्फ किताबां की तरफ, बस किताबां पर ध्यान रखो, कुछ नहीं दे रहे। मैं जाट कॉलेज हिसार के अंदर जब मैंने बीकॉम के अंदर एडमिशन लिया था 2008 में, पहला दिन था कॉलेज का, पहले दिन गया जाके नोटिस बोर्ड पर नोटिस देखा था उसका। मैं एक छोरी आई, सुतरी छोरी थी, आंदे बोली हेलो गम है, मैं गम कड़ बोली, मैं इतनी सुतरी छोरी पहले दिन बोल पड़ी, खुशी खुशी हो रहा तो बहम पैड़ गया, हंसन लगी, बोली मैं वो चेपन वाला गम मांगू, मैं गम को नहीं मार दो रहा, गम का क्या काम बोली छोरी। वो 2-3 दिन पाछा उड़का करने लगी, दौरा बैठने लगी एक आधी बार, और गामा में तो जा कर दे के ट्रैक्टर के लटक के जाते जाट कॉलेज में, कोई शर्म की बात को नहीं, देसी तरीका था, हम तो चप्पल पैरे के भेजन देखे नु एंडा करते कॉलेज में, को बड़ी चीज कौन थी, क्यों चांदी के चम्मच लेके पैदा कौन थे। ये एक दिन नुए बैठे, 3-4 दिन हुए थे बैठे बैठे, बोले आप किसके बिना नहीं रह सकते, किसके बिना नहीं जी सकते। उनके दिमाग में नु पहले ही होगी भाई, हाँ मन ने कहो था भाई मेरे बारे में को, हाँ तेरे बिना नहीं हो कर सकता, तेरे बिना नहीं जी सकता। मैं बोली मैं तो ऑक्सीजन बिना कौन जी सकता, वो आज जरूरी है मना तो नू कहा बच्चा वो दिन आज का दिन, अब कॉलेज में 3 और 5 साल कैट दी, बोलिए को नहीं। देखो भाई, रोहतक, जींद और कैथल लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, वरुण चौधरी जो है, वरुण चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, वरुण चौधरी को, ठीक है। कौशल रोजगार की किसको बनाया गया है, तो शरणदीप कौर बराड़ को जो है कौशल रोजगार का अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ने का काम करता है, फटाफट बताइएगा। हाँ, 14 जुलाई 2015 को कौशल रोजगार की जो है स्थापना हुई थी। बताइए साहब, फ्रेंडशिप हाईवे जो है किन किन को जोड़ने का काम करता है, चीन के साथ भारत को जोड़ता है, नेपाल को जोड़ता है, पाकिस्तान को जोड़ता है, या फिर म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। फ्रेंडशिप हाईवे फटाफट बताइएगा किसको जोड़ने का काम करता है। तो फ्रेंडशिप हाईवे जो है भारत गलत हो कौन सकता, पाकिस्तान गलत भी कौन, तो याद रखना नेपाल चीन राजमार्ग इसको बोला जाता है। तो फ्रेंडशिप हाईवे किस किस के बीच में है, नेपाल और चीन के बीच में है, ठीक है। देखो भाई, अरुणा आसफ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इसने बड़ी अहम भूमिका निभाने का काम किया था। उसके बारे में 2-4 चीजें लिख रखी हैं, लिखी तो क्या थी कड़ियां, तो सीधा फोटो तैयार किया भाई, जिसने लिखी थी उसका बहुत बहुत धन्यवाद वो उस बंदा का। देखो केस होता है, अरुणा आसफ अली हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन हरियाणा का कौन है, फटाफट कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चौधरी छोटराम को जमींदारों का मसीहा रहबर ए आजम कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लाला मुरलीधर को क्या कहा जाता है, लाला मुरलीधर को केसर ए हिंद के नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब और राय बहादुर। बंसीलाल के बारे में सबने बेरा। दीपचंद ब्राह्मण जो है आधिकारिक सांगी, हरियाणा प्रदेश का पहला, हरियाणा का शेक्सपियर, आधुनिक सांग का जनक, और हरियाणा का कालिदास जो है इसी शख्स को कहा जाता है। जब दिखता नहीं तो कोई बात नहीं, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर अपना पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है भाइयों। मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को इस पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। अंग्रेजी का यह उपन्यास था, और इसका जो अनुवाद जो हिंदी का उपन्यास था, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद करने का काम किया था। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया, ठीक है। 2022 का जीता है गीतांजलि श्री ने रेत की समाधि के लिए। 2021 का डेविड डियोप फ्रांस के हैं, इन्होंने जीतने का काम किया है। तो रेत की समाधि गीतांजलि श्री, रेत की समाधि गीतांजलि श्री। अनुवाद पूछ रहे तो किसने किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम पर पूरी की पूरी दे दूंगा।
हरियाणा के धौलरा निवासी वैद्य शंकर लाल ने किस संस्कृत उपन्यास की रचना की जिसका प्रकाशन 1985 के अंदर किया था? एचएसएससी के द्वारा 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यानी एक संस्कृत का उपन्यास है जिसका नाम शशि प्रभा हो सकता है, कथा सतकम हो सकता है, दयानिधि चरितम हो सकता है, या फिर पति प्रायण हो सकता है। भाई देखो, 1 महीने बाद पेपर जो नू चाहो कि मैंने एकदम तैयारी करनी है तो लीसो ऐप के ऊपर एक रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। ऐप जाओगे, पोस्टर दिखागा रिकॉर्डेड बैच का, उसके ऊपर क्लिक करोगे, 600 घंटे नुक्के नहीं पड़े उसके ऊपर, सारे जो चाहो जो आप देख सको हो। रिकॉर्डेड बैच भी है, CT 02 बैच भी है जो पेपर तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आपने मिल जाओगे लीसो ऐप के ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सी उत्तर गलत है आपका। ये एचएसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो धौलरा निवासी वैद्य शंकर लाल जो है, वैद्य शंकर लाल के द्वारा आपने याद रखना है किसकी उपन्यास रचना की थी? तो शशि प्रभा जो है, शशि प्रभा की रचना करने का काम किया गया था, शशि प्रभा की। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है। तो फटाफट बताइएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आपने ध्यान रखना, इसकी पुरस्कार राशि कितने रुपए है? 15 लाख रुपए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत इनामी राशि दी जाती है। टीपी ओसेफ जो है एथलेटिक्स के अंदर मिला है, ये कड़क के रहने वाले केरल के हैं। सरकार तलवार को क्रिकेट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सरपाल सिंह को हॉकी में पंजाब के रहने वाले। आसन सिंह कबड्डी में हरियाणा प्रदेश के हैं। आसन सिंह हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तपन कुमार पानीग्रही ये तैराकी के अंदर कर्नाटका के हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड है, 15 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि दी जाती है। 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार को जो है शुरुआत करने का काम किया गया था, ठीक है। तो इसकी PDF दे दूंगा अगर उरत हमने ठीक नहीं दिखने लग रहा तो। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत एंडी प्रश्न है भाई। देखो थोड़ा सा जूम कर दूंगा, या शिकायत होगी तो हमने दिखता को नहीं, फिर आपने मिलाना पड़ेगा सौदा है। देखो क्या है, कूट ए का उसका गला मिलाना है, यो उड़ना मिलाना है, वो तरीका क्या हो गया है। देखो भाई, यो मिलाना सिस्टम आप शरीर में दिख गया भाई, सबने ठीक दिखा है। देखो सबसे पहले है ग्राम पंचायतों का गठन, नीति निर्देशक तत्व है लगभग सारा, ओ हो 11 देखो भाई बहुत लकी नंबर है। गुरुजी स्पीड थोड़ी कम करिएगा भाई, स्पीड कम के फायदा है, फिर 2x करके देखोगे मेरी वीडियो। देखो भाई, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो बिल्कुल आसान सी चीज है, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। समान आचार संहिता, समान आचार संहिता, देखो समान का जिक्र आ गया, इक्वलिटी का जिक्र आ गया, बराबरी का। तो बराबर अक्षर देखो किसमें है, तो बराबर अक्षर किसमें है? तो देखो सारे हम बराबर किसमें 44 में, समान अक्षरों जिसमें दोनों हो जाओगा याद। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में याद रख लियो। समान आचार संहिता का वह सिविल कोड जो है, यानी दोनों अक्षर समान हो बराबर हो, कौन सा हो गया? 44 हो गया। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन किसमें हो गया? अनुच्छेद 48 के अंदर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण देखो अलग अलग, एक से 100 है, एक संख्या है 1 से 100 तक। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को अलग अलग करने का काम करती है? 1 से 100 तक ऐसी संख्या कौन सी दोनों ना अलग अलग करने का काम करती है? 50 है, आधे नुना कर दे आधे नुना कर दे, तो 50 के करेगा? अलग करने का काम करेगा, हो जाओगा याद। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का काम कौन सा कर रहा है? तो अनुच्छेद 50 के तहत जो है, यानी 50 है किसी संख्या जो दोनों ना अलग अलग करने का काम कर रहा है। जो मैं देसी तरीका समझा दूंगा ना, जिंदगी में कदे बोलोगे। अगला कौन सा? अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, वो कौन सा हो गया? अनुच्छेद 51 हो गया, अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है। आखिरी वाला हो गया, तत्व हो गया, ठीक है। लास्ट वाला हो गया। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि भारत की विदेश नीति का जिक्र किस अनुच्छेद में कराया गया? फटाफट कमेंट करके बताओ, इतना पानी पी लूं। भारत की विदेश नीति का जिक्र कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है? विदेश नीति का जिक्र किस अनुच्छेद के अंदर किया गया? फटाफट बताइएगा। विदेश नीति का जिक्र बिल्कुल सही है सचिन गणगस, आपने सही उत्तर दिया है। विदेश नीति का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय, विदेश के हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया, दूसरा देश गलत संबंध, तो उसका जिक्र किस में दे रखा है? अंतरराष्ट्रीय शांति, विदेश नीति पे शांति रखेंगे तो 51 में दे रखा, तो याद रखना अपना अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास किस, यानी विदेश नीति का जिक्र किस में है? अनुच्छेद 51 के अंदर विदेश नीति का जिक्र है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा जी के क्या प्रश्न है? प्राचीन शिव मंदिर पूछ रहे, क्या कौन से जिले के अंदर है? बाबा जीतगिरी का मंदिर कड़ा है, घंटेश्वर मंदिर कड़ा है, गीता मंदिर कड़ा है। तो प्राचीन शिव मंदिर बिल्कुल कैथल के पुंडरिक के अंदर है, जीतगिरी का मंदिर काकड़ो जींद के अंदर है, घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी के अंदर, गीता मंदिर कैथल के मर्दाना घाट। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सारा का सारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई, HAREDA, HAREDA, ठीक है। अरेडा आप जिसने बोला, अरेडा का पूरा नाम, ये HSC में आया नहीं है, प्रश्न में लिया हूं कैड के, ठीक है। HAREDA इसका पूरा नाम है हरियाणा
रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा रिन्यूएबल एजेंसी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है? जो गर्भवती महिलाएं जो है उनके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा किलकारी एप्लीकेशन शुरू करने का काम किया गया। लक्ष्मीचंद एक लोक कवि है। मुरारीलाल शर्मा नीरस इनका उपनाम है, किस लेखन के लिए जाने जाते हैं? मुरारीलाल शर्मा दो चीजों के लिए, बच्चे और युवा। मुरारीलाल शर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? बच्चे और युवा के लिए जाने जाते हैं। जसरंगी के उपन्यास का निर्माण किसने किया, जहां एक पुरुष और महिला अलग अलग आवाज में राग गाने का काम करते हैं? तो जसरंगी आ गया, तो जसरंगी जसराज, जसरंगी जसराज, इस तरह से उत्कर्ष को हो। उरे समझ में नहीं आएगा तो तामने में जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में नुक्की पीडीएफ दे दूंगा, उसमें अपने साफ साफ दिख जाएगा। लिसो ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट भाई 149 रुपए में 100 मॉक टेस्ट है। ये पोस्टर देखेगा, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक कर दिया आपने, दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर है। बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनटीए का पैटर्न, सारा का सारा करंट अफेयर भी सब कुछ उसमें, सारा 14 के 14 सब्जेक्ट है। दूसरा पोस्टर इस किताब का है। 3 से 4 दिन के अंदर, 4 से 5 तारीख को हरियाणा के प्रत्येक जिले के अंदर जो है अपना ये किताब मिल जाओगी हरियाणा करंट अफेयर की। यो फिर एंटी वाला लग रहा, इसे का लग रहा, देख लियो भाई। अगला प्रश्न देखो, किसके द्वारा हरियाणा में बेटियों को आत्मरक्षा और वाहन चलाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है? फटाफट बताइएगा। जो बेटियां जो है, बेटियों को वाहन चलाने का बताइएगा। शाबाश। जो लड़कियां, लड़कियों को वाहन चलाने का और आत्मरक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण हरियाणा पुलिस के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम 2015 के अंदर बना था। शरणदीप कौर बराड़ इसकी क्या है, वर्तमान समय में चीफ है शरणदीप कौर बराड़। हरियाणा महिला विकास निगम जो है इसकी चीफ कौन है? तो याद रखना बबीता फोगाट जो है बीजेपी नेत्री है। बबीता फोगाट जो है इसकी क्या है, वो अध्यक्ष है, ठीक है। तो बेटियों को आत्मरक्षा और वाहन चलाने के लिए जो है निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हरियाणा महिला विकास निगम जो है इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, साथ में इनको स्कूटी भी सिखाओ। ब्रेक पैर गल रोकेंगे स्कूटी ने चलाते चलाते पे किसी छोरा में ठोक दे, को छोरा मार दो किसी छोरा में बाइक दिखता कौन तना है, देख के कौन चला जाता, और को छोरी स्कूटी मार देगी नहीं, तड़ा उतरेगा प्यार। तो हो आपको चोट तो नहीं लगी? ठीक हो ना आप? हाँ मैं ठीक हूं, बस बिक जाएगा। और यो चलानी सीख लियो स्कूटी। संस्कृत के महाकाव्य और उनके रचयिता का सही मिलान करिए। बहुत गजब का बूढ़ा प्रश्न है, बताइए शाबाश। दादू रामोदय, दादू रामोदय स्वामी हरिदास के द्वारा लिखा गया। दादू रामोदय। श्री मस्तनाथ चरितम, ओहो मस्तनाथ चरित्रम जो है यो हरिदत्त शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। शंकराचार्य चरितम ये निगम बौद्ध तीर्थ के द्वारा लिखा गया है। श्री हरिश्रेष्ठ महाकाव्य ये महाकवि वन मलिदास के द्वारा लिखा गया है। तो 2 3 4 1 यो बनेगा 2 3 4 1। भाई थोड़ा सा देख लियो पीडीएफ के अंदर सारा का सारा सिस्टम ये, ठीक है। राज्य में राधा कृष्ण अवार्ड किसके द्वारा किसको प्रदान किया जाता है? यानी हरियाणा राज्य की बात हो रही, हमारे हरियाणा के अंदर जो है राधा कृष्ण अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है? तो फटाफट बताइएगा। राधा कृष्ण अवार्ड, राधा कृष्ण अवार्ड। मेरे मैं भी छोरे ने स्कूटी मार दी, कुछ है कुंदर या बेटा इन बातों में तेरे वर्गे निरे प्लाट में कांध पर बैठे रहो, बस जानू को लुगाई को बहु नु कह दे आऊं चकाइए एक बार, और उसका नू कह बच्चा उसका गोबर भी आप पे गिरा होगा। तेरे वर्गे निरे फ्री में गोबर गिरना ले जमा, एक बार बाप भी आऊं कह दे प्यार तब बजे दे, उसका कर दिया सारा काम। गलत है बहुत सारे बच्चों का उत्तर। ये किसको दिया जाता है? ये सिर्फ पीटीआई को दिया जाता है, ठीक है। पीटीआई जो अध्यापक जो होते हैं उनको राधा कृष्ण अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। महाराणा प्रताप अवार्ड किसको दिया जाता है? महाराणा प्रताप, हरियाणा के अंदर महाराणा प्रताप अवार्ड। दूसरा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसको दिया जाता है? देखो महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप जो है अहिल्याबाई की कहानी मैंने सुनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप देख लेना अगर आपने सुननी है तो। राणा प्रताप जो है खेलों में आजीवन पुरुषों के योगदान के लिए, और लक्ष्मीबाई जो है खेलों में महिलाओं के आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। उर्दू के हरियाणा जो उर्दू साहित्य अकादमी जो है 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी का गठन किया गया था। जमुना तट जो है
जमुना तट इसकी क्या है, पत्रिका का नाम है। फकर हरियाणा सम्मान उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है, हिम्मत सिंह और कुमार पानीपति को दिया गया 2020 का। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी सम्मान उर्दू कविता के लिए दिया जाता है 1 लाख रुपए। ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान उर्दू गद्य के लिए दिया जाता है 1 लाख रुपए। कवि मुंशीलाल गुमानी सम्मान उर्दू उपन्यास के लिए 1 लाख रुपए। अदब ए इंतफाल सम्मान बच्चों के साहित्य के ऊपर 1 लाख रुपए। जे इनकी राशि ना याद हो तो बस नू याद रख लियो कौन सा पुरस्कार किस खातर है, ठीक है। यह चीज जरूर याद रख लियो, बिल्कुल डॉक्टर चंद्र त्रिखा को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है उर्दू अकादमी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू करने का काम किया है। एचएसएससी 2018 के अंदर जो है यह प्रश्न पूछा गया था। सर जी मुझे इतने छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, नेहा कह रही है, क्या करूं इतना, बताइएगा शाबाश। भाग्य ज्योति, अन्य भाग्य, बेटी बचाओ या फिर तीर्थ दर्शन। ए कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, गलत उत्तर है तीर्थ दर्शन जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है तीर्थ दर्शन का आयोजन कराने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। 8 अगस्त 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रदेश के इतिहास का, हरियाणा प्रदेश के इतिहास का पहला राज्य स्तरीय सांझी उत्सव जींद जिले के गांव डिघाना के अंदर आयोजित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जींद जिले के डिघाना के अंदर जो है प्रदेश के अंदर पहला कौन सा उत्सव है, सांझी उत्सव है। इसके अलावा एक और उत्सव का आयोजन किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, कृष्णा उत्सव का, ये कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाएगा कृष्णा उत्सव का आयोजन, ठीक है। जैसे गीता जयंती समारोह है उसी तरह जो है कृष्णा उत्सव का आयोजन भी हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। डिघाना, जींद जिले के डिघाना गांव के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला सांझी जो है, सांझी उत्सव जो है इसको आयोजित करने का काम किया जाएगा। इसके अंदर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के विशेष प्रचारक जो है गजेंद्र फोगाट जो है वो मुख्यमंत्री के जो है विशेष प्रचारक जो है वो इसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, बताइए शाबाश। हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी। दुख में मत घबराना पंछी, यहां दुखों का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये दुखों का मेला है। भीड़ बहुत है अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। भीड़ बहुत है अंबर में, उड़ना तुझे अकेला है। एकला उड़ना पड़ेगा बेटा, कोई कोई नहीं उड़ा कर ले। वाह। ग्राम दर्शन पोर्टल जो है याद रखना 2 अक्टूबर 2020 को ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत करी गई थी। हरियाणा के प्रत्येक गांव को डिजिटल करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी ग्राम दर्शन पोर्टल की, ठीक है। कृषि रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइएगा शाबाश। कृषि रत्न, बताइएगा शाबाश। कृषि रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कौन सा रत्न प्रदान किया जाता है। मत्स्य रत्न, फूल रत्न, मशरूम रत्न, ये सभी बताइएगा शाबाश। कौन सा रत्न। प्रवीण कुमार सरट होगी 200-300 रुपया की। तो ये कृषि रत्न पुरस्कार जो है हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये सारे के सारे पुरस्कार मत्स्य रत्न, फूल रत्न और मशरूम रत्न जो है ये सारे के सारे पुरस्कार दिए जाते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है, फटाफट बताएगा। बालुयुक्त टिब्बे का मैदान, तरंगित बालू का मैदान, अरावली का पथरीला क्षेत्र या फिर अनकई दलदल। फटाफट बताने का काम करेगा कि कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है, बोलेगा शाबाश। एक सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इस सम्मेलन के अंदर जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर जो है, ग्लासगो ईसा नाम है, इस शहर के अंदर ये आयोजित हुआ था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। और इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिरकत करने का काम किया गया था। यहां मोदी ने 5 प्रण लिए थे, अगर उनमें से किसी को 1-2 प्रण भी याद हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर जीवाश्म ऊर्जा, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके है भाई, करंट अफेयर। गैर जीवाश्म ऊर्जा, गैर जीवाश्म ऊर्जा 500 गीगावाट तक का उत्पादन करेगा भारत, 500 गीगावाट, ठीक है। कब तक करेगा, 2030 तक करेगा। यह प्रश्न आ भी चुका, एक पेपर में देखा था कि गैर जीवाश्म ऊर्जा भारत 500 मेगावाट तक का उत्पादन कब तक करेगा। तो याद रखना आपने कब तक करेगा, तो 2030 तक जो है गैर जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत जो है 500 गीगावाट का लक्ष्य मोदी के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा 2030 तक भारत जो है अपनी ऊर्जा, जो टोटल जितनी बिजली है
उसका जो है 50% किससे करेगा पूर्ति? अक्षय ऊर्जा से पूर्ति करने का काम करेगा। 50% अक्षय ऊर्जा से पूर्ति करने का काम करेगा। ठीक है, 2030 की 2 घटना याद रख ली जो इंपोर्टेंट है, 2 और थी वो इंपोर्टेंट है कोनी। हाँ, कार्बन उत्सर्जन जो है वो 2070 तक कम हो जाएगा। 2070 तक जो है कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन आ जाओ तो 2070 तक, और गैर जीवाश्म 500 गीगावाट 2030 तक। 2030 तक जो क्या है अक्षय ऊर्जा। तो सबसे कम ऊंचाई वाला पूछ रखा, तो अपना ध्यान रखना, सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम निचला क्षेत्र सिरसा जिले के अंदर जो दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी भाग के अंदर जो अनकई दलदल जो है, अनकई दलदल जो है समुद्र तल से मात्र 200 मीटर ऊंचाई भी नहीं होगी, समुद्र तल से सबसे निचले भाग के ऊपर हरियाणा प्रदेश का अनकई दलदल वाला भाग सबसे कम ऊंचाई के ऊपर है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 इंदौर दोबारा से फिर, भाई देखो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 इंदौर को दोबारा से फिर बेस्ट शहर चुना गया है। बहुत इंपोर्टेंट कटिंग है अखबार की, देखनी चाहिए था नया, नहीं तो जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा। 2 चीज याद रखनी है, ओवरऑल प्रोग्रेस में देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल। ओवरऑल, ओवरऑल प्रोग्रेस का मतलब क्या है? बड़े छोटे सारे मिला लिए। ठीक है, ओवरऑल प्रोग्रेस या लिख रखी और दिखता होगा शायद हमने। ओवरऑल प्रोग्रेस के अंदर जो है देश के टॉप 5 राज्यों के अंदर शामिल किया गया है। छोटे राज्यों के अंदर पहला नंबर है हरियाणा का। ठीक है, छोटे राज्य जो है वो पहला नंबर है। टॉप 100 के अंदर हरियाणा के कौन से शहर हैं? कौन से शहर है? गुड़गांव, रोहतक, पंचकुला, अंबाला। टॉप 100 के अंदर कौन से है? गुड़गांव, रोहतक, बहुत इंपोर्टेंट है हरियाणा करंट अफेयर। गुड़गांव, रोहतक, करनाल, पंचकुला और अंबाला। ठीक है, ये टॉप 100 के अंदर ये शहर है। इसके अलावा 2 ऐसे शहर हैं फास्ट मूविंग सिटी, 2 शहर ऐसे हैं जो फास्ट मूविंग सिटी अवार्ड जिनको दिया गया, फास्ट मूविंग सिटी अवार्ड। तो वो कौन से है? रेवाड़ी जिले का एक तो है धारूहेड़ा, रेवाड़ी का धारूहेड़ा, और दूसरा कौन सा है? भिवानी का एक क्षेत्र है बवानी खेड़ा। बवानी खेड़ा और दारूएड़ा जो है, एड़ा दनुआ में एड़ा एड़ा है, तो ये दोनों फास्ट मूविंग सिटी के रूप में माने गए हैं। ठीक है, अंबाला की जो है कंटेनमेंट बोर्ड के ऊपर 25वीं रैंकिंग आई है। पूरी खबर मैं अपना जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है या पूरी की पूरी न्यूज दे दूंगा, आज की खबर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय कौन था? अंग्रेजों का पहला पेंशनर कौन बना था? आलमगीर द्वितीय ही अंग्रेजों का पहला पेंशनर बना था। ठीक है, तो सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। पंजाब और हरियाणा की सीमा जो थी, सीमाओं का निर्धारण करने के लिए किस आयोग का गठन करने का काम किया गया था? तो पंजाब और हरियाणा की सीमाओं का गठन करने के लिए सहायोग बना था। आजादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार किस नाम से जाना जाता था? तो अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था। तीर्थ दर्शन योजना किसके द्वारा की गई थी? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा के अंदर हुआ था? हरियाणा के अंदर हुआ था अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जो है, सुषमा स्वराज का जन्म भी हरियाणा के अंदर हुआ था। ठीक है, सुषमा स्वराज का जन्म भी हरियाणा में हुआ था। और इसके अलावा जो है अरविंद केजरीवाल का जन्म भी। लिंगानुपात की निगरानी के लिए पानीपत में डैशबोर्ड की स्थापना करने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो हिंदी के क्षेत्र में किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। किस चीज के लिए दिया गया है? सम्राट अशोक नाट्य के लिए। अंग्रेजी में किसको दिया गया है? नमिता गोखले को दिया गया है साहित्य पुरस्कार। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये पढ़ लियो बेटा में अंग्रेजी में। मैथिली भाषा के अंदर जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए असमिया कवि नीलमणि जूनियर को दिया गया है। यानी 56वां किसको दिया गया है? नीलमणि को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि जूनियर को दिया गया है। 57वां याद रखना अपना 2021 के लिए कोंकणी उपन्यासकार है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर को दिया गया। किसको दिया गया है? दामोदर को दिया गया है। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पूरा समझ में नहीं आता, टेलीग्राम में सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक की शिकायत के लिए कौन सी ऐप बनाई गई? बताइए शाबाश। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जो हरियाणा के अंदर कौन सी ऐप बनाई गई है? फटाफट बताइएगा शाबाश। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बेरा हुआ क्यों है?
उस प्लास्टिक दुकान ना बता मैंने कड़े भी बिकदा दिख जावा, उसकी फोटो खांचो, उस ऐप के ऊपर लोकेशन भेजो, उसकी दुकान का नाम वगैरह जो चीज आसपास का वह भेजो। तुरंत हरियाणा सरकार का जो प्रदूषण नियंत्रण जो है वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप हरियाणा, प्लास्टिक रोधी ऐप, प्लास्टिक निवारण ऐप या फिर प्लास्टिक उन्मूलन ऐप। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर है। तो याद रखना है प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप जो है ये हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक की शिकायत के लिए इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के ऊपर आप भी कंप्लेंट करने का काम कर सकते हैं। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया है। सरस्वती सम्मान 2021, सरस्वती सम्मान 2021 31वां किसको दिया गया है? रामदरस मिश्रा को दिया गया है। मराठी उपन्यासकार हैं। कविता संग्रह कौन सा था? याद रखना मैं तो यहां हूं। ठीक है, मैं तो यहां हूं, बस इतना 2021 वाला याद रख लियो। रामदरस मिश्रा मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्रा मैं तो यहां हूं। 2020 वाला शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। ठीक है, व्यास सम्मान 2021, व्यास सम्मान 2021 किसको दिया गया? असगर वजाहत को दिया गया महाबली किताब के लिए। ठीक है, व्यास सम्मान 2021 असगर वहाजत को दिया गया है, जबकि सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया है? रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। ठीक है, बस क्लास भाई हर रोज 8 बजे से लेकर के 9:15 साढ़े 9 बजे तक चलेगी। हरियाणा में 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है? यानी जो पेड़ 75 साल से ऊपर हो गए हैं उन किताबों के लिए जो है, उन पेड़ों के लिए जो है कौन सी स्कीम शुरू की गई है? वयोवृद्ध पेंशन, प्राण वायु देवता, वन वृक्षारोपण स्कीम या फिर प्राण जीवनदायी। तो फटाफट बताइएगा। 2500 रुपए, 2500 रुपए प्रति 2500 रुपए पेंशन देने का काम हरियाणा सरकार 75 साल के ऊपर के बुजुर्ग जो है 75 साल से अधिक जो पेड़ों की रुखाड़ करेंगे उनको प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत 2500 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। कितने रुपए देगी? 2500 रुपए। देखिए भाई कुछ रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं आपके लिए लेके लाया हूं। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के शासक थे, अपने हरियाणा के थानेश्वर के अंदर शासन करा करते। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों की तीनों रचनाएं इसकी है। फतेहचंद जैन सुक्तावली इसकी रचना है। अभिमन्यु अनंत की रचना लाल पसीना है। मधुकांत गांव की ओर। बाण भट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कविता हर्षचरित लिखी थी। कादंबरी भारत का पहला उपन्यास है संस्कृत भाषा के अंदर। चंडीस्तक और मुकुट ताड़िकम इसी की लिखी है। रमेश चंद्र जैन की मेहंदी रचे हाथ है। जगदत्त मिश्र की धर्म परीक्षा। ताऊ सांगी की रुक्मणी विवाह है। राम प्रताप की स्वदेश दर्शन, दंतकड़ी की 12 कवि। ये सारे के सारे जो हैं टेलीग्राम में पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा। जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है उसमें जाओगे अभी 10 मिनट में क्लास के खत्म होने के बाद तुरंत अभी दे दूंगा अपने पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आपके लिए दोबारा से फिर बता दूं, जिसने भी सीईटी की प्रैक्टिस करनी है तो मॉक टेस्ट सीईटी के ऊपर आ गए। किताब लोगे बहुत महंगी पड़ेगी। 149 रुपए में 100 मॉक टेस्ट हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, सारे सब्जेक्ट के हैं। रैंकिंग भी आपने शो होगी, पोस्टर दिखेगा मॉक टेस्ट का, उसके ऊपर आप जा सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर की किताब के लिए जो भी बच्चे पूछ रहे थे 4 से 5 अक्टूबर को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये किताब उपलब्ध होगी आपको। हरियाणा करंट अफेयर बेहतरीन तरीके से काम किया गया है। ऑनलाइन भी किसी ने लेनी है तो टेलीग्राम में लिंक पड़ा है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ले दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तड़का फिर मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। एक काम कर दिया करो भाई, क्लास खत्म हुआ बाद अपलोड हो तो 1-2 कमेंट कर दिया करो। जाते जाते सारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय हो। कल मिलते हैं भाई 8 बजे।